ये भी साथ में जोड़ रहा हूं। उन सब लोगों के लिए एक बेहतर उपाय हो सकता था कि चूंकि गंगा, यमुना और भागीरथी, तमाम नदियां, बर्फ, ग्लेशियर, पहाड़, जंगल, ये जितनी चीजें हैं उत्तराखंड की, ये पूरे देश के लिए जरूरी है, देश के फेफड़ों के लिए जरूरी है, देश के पानी पीने के लिए जरूरी है। ये केवल पर्यटन का सवाल नहीं ना। तो देश के लोग, देश की सरकार उत्तराखंड की भरपाई करे, लेकिन उन इलाकों को अक्षुण्ण रखा जाए। लेकिन फिर सवाल उठता है, भरपाई करे तो किनको दे पैसा? उनको दे जो खा जाए, तो फिर भरपाई नहीं होगी। नियत साफ होनी चाहिए। यह भी सवाल उठेगा, यह भी सवाल उठेगा कि किनको दे, जिनको दे उनकी नियत भी साफ होनी चाहिए, जनता के लिए कुछ करे। अन्यथा पैसा तो जम्मू कश्मीर में भी बहुत गया, इतना गया कि दिल्ली से और श्रीनगर तक चांदी की सड़क बन जाती, इतना पैसा गया, लेकिन पैसा लगा नहीं। तो पैसा भी एक मुख्य विषय है। मेरा कहने का तात्पर्य, राष्ट्र उत्तराखंड की इस चिंता का निराकरण करे, लेकिन उत्तराखंड की ये जो विशिष्टता है ये अक्षुण्ण रखी जाए, ये छोटे छोटे लालचों की बलि नहीं चाहिए। जय सिंह रावत, आपके पास मैं आना चाहूंगा, आऊंगा। प्रकाश भाई आपके पास आऊंगा। एक मिनट बस, इसको मैं अपनी बात समाप्त करूंगा क्योंकि मेरी बात अधूरी रह गई थी। जी जी, मैं केवल एक विषय कहना चाहता हूं। अमिताभ जी ने विषय को छेड़ा है और ये बात सत्य है, लेकिन मैं एक बात बहुत संजीदगी के साथ कहना चाहता हूं। उत्तराखंड का निवासी होने के नाते हम इस उत्तराखंड राज्य को की जो परिकल्पना हमने की थी, इस अखंड भारत के अंदर स्थापित एक राज्य हमने बनाने की कल्पना की थी। इस उत्तराखंड राज्य में भारत का संविधान लागू होता है और संविधान की जो उद्देशिका है उसमें कहा गया है कि हम भारत के लोग, भारत के नागरिकों को अवसर की समानता और सबको समान अवसर देंगे। हमारे उत्तराखंड से 1065 गांव केवल इसलिए पलायन कर गए क्योंकि उनकी रोजी रोटी का संकट हुआ था, और उसमें काफी हद तक हम जो ये पर्यावरण की रक्षा करते हैं पूरे देश और दुनिया के लिए, ये भी एक मूल कारक है, क्योंकि वहां चलने की सड़कें नहीं है। जब हमने टेक ओवर किया था 2007 में, मैं आपकी जानकारी में लाऊं, 670 न्याय पंचायतें हमारे राज्य के अंदर हैं। 77 न्याय पंचायत ऐसी हैं जो सड़क से नहीं जुड़ी हुई थी, आज सड़क से जुड़ी हैं। अगर हम सड़क बनाने की बात करते हैं तो हम वन क्षेत्र से अंदर से गुजरना पड़ता है, क्या वो उसको रोक देना चाहिए? अगर वन क्षेत्र से रोक जाता है तो हमारे आदमियों को चलने के लिए 10-10, 15-15, 20-20 किलोमीटर पैदल चल करके मूलभूत आवश्यकताओं के लिए सड़क पर आना पड़ेगा। प्रकाश भाई, क्या नदी को लगातार छोटा करके वहां कॉलोनी काट देना ठीक है? नहीं, ये विषय बिल्कुल, इससे मेरी बात किसने दी अनुमति? भ्रष्ट लोगों ने दी अनुमति। किसने दी अनुमति? अपने मन से तो नहीं बने होंगे ना मकान। अमिताभ जी, जिस विषय को मैं कहना चाह रहा हूं, मेरा कहना यह है कि अगर हमने इस पर्यावरण संतुलन की बात कही है तो हमारे लोग, हमारे इस उत्तराखंड में रहने वाला जनमानस, यहाँ का बाल वृद्ध नर नारी इस पर्यावरण से बहुत बेहतर तरीके से वाकिफ है। हमने संतुलन बनाए रखा है। लेकिन ये बात आपकी ठीक है कि ये जो विकास को चाह करने वाले गलत तरीका इस्तेमाल करके लोग जो आपने नदियों में कॉलोनी, आपने नदियों के पाट पर कॉलोनी काट दी। बिल्कुल ये विकास करेंगे? वो गांव आबाद होने चाहिए थे। आप भी विकास करेंगे? गरीब के घर में तो कोई विकास गया नहीं। 879 ऐसे शहर विकसित हो गए राज्य के अंदर जो नदियों के किनारे बसे हुए हैं। सिर्फ पैसे के लेन देन में, भ्रष्टाचार में, लालच में आपने गंगा को मार दिया, यमुना को मार दिया, भागीरथी मार दी। ठीक है, और उनके वेग को जब रोकेंगे तो यही तक तस्वीर आएगी मित्र, यही तस्वीर आएगी जो आई। जय सिंह रावत, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आप पत्रकार भी हैं, पर्यावरणविद भी हैं। जयंती नटराजन जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं, उन्होंने ये कहा कि साहब जो इको सेंसिटिव जोन है और जो पर्यावरण की तमाम दूसरी महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं, चूंकि उनको इग्नोर किया गया, इसीलिए ये जो आपदा है ये लालची विकास की वजह से उत्पन्न हुई ये आपदा है। ये हमने खुद बुलाई है, ये आफत हमने खुद बुलाई है। इस पर आपकी मैं प्रतिक्रिया चाहूंगा एक पर्यावरणविद होने के नाते। अतुल, एक निवेदन मेरा ये है, एक तो मैं पर्यावरणविद नहीं हूँ, मैं छोटा मोटा पत्रकार हूँ यहाँ पर। दूसरा मेरा आपसे निवेदन है कि उत्तराखंड में इतनी बड़ी आपदा आई जो कभी ना सुनी गई थी, ना उम्मीद थी इसकी। हम लोग बजाय इको सेंसिटिव जोन के बजाय उस आपदा पर बात करें और उस आपदा से कैसे निपटा जाए, उस आपदा के क्या सबक हैं, इस पर हम चर्चा करें तो ज्यादा बेहतर होगा।
मैं नहीं चाह रहा था इको रावत जी। सेंसिटिव जोन पर मैं बात करूं, रावत जी, लेकिन अगर आपने बात छेड़ दिया, मेरी बात सुनिए, अगर आपने बात छेड़ दी तो दिल्ली में क्यों जलमग्न हो गया, हरियाणा क्यों जलमग्न हो गया, उत्तर प्रदेश क्यों जलमग्न हो रहा है, वहां तो इको सेंसिटिव जोन नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो लोग ये इको सेंसिटिव जोन की बात करके असली मुद्दे को भटका रहे हैं, उन्हें मालूम होना चाहिए कि जितने प्रोटेक्टेड एरियाज हैं इस देश में 600 के आसपास है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, नेशनल पार्क हैं, उन सब में बनना है। और वो इसके भारत सरकार की गाइडलाइन है। भारत सरकार ने 2011 में कह दिया था जितने आपके पास वन्य जीव विहार हैं, राष्ट्रीय पार्क है, उनके आसपास आप चिन्हित कर दो, इको सेंसिटिव जोन बनेगा। अगर आप नहीं करते हैं तो 15 फरवरी के बाद हम उस हर प्रोटेक्टेड एरिया के 10 किलोमीटर के आसपास खुद घोषित कर देंगे। उस हिसाब से चंडीगढ़ का सेक्टर 3 भी इको सेंसिटिव जोन में आ रहा है। हमारे कोटद्वार का कुछ हिस्सा भी उसमें इको सेंसिटिव जोन में आ रहा है जी। मेरे ख्याल से आधा उत्तराखंड इको सेंसिटिव जोन में आ जाएगा। हाँ। तो लोग कैप्टिव हो जाएंगे, बाहर कैसे निकलेंगे। हाँ। तो ये कहना कि साहब गौमुख से और उत्तरकाशी तक की इको सेंसिटिव जोन है, ये नादानी है, नासमझी है। कोई वो ठीक है, जो अज्ञात जो लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए उसकी बात। जहाँ ठीक है। सुनिए, मैं पूरी बात अतुल, इस समय मैं 71 की बाढ़ मैंने अलकनंदा की बाढ़ देखी, उससे 78 में इसका भागीरथी की बाढ़ मैंने खुद कवर की जी। है। जर्नलिस्ट आप रहिए, इस वक्त एक विशेष मेहमान जुड़ गए हैं हमारे साथ सुनीता नारायण साहिबा जुड़ गई हैं। आप पर्यावरणविद हैं। सुनीता जी, स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। धन्यवाद। सुनीता जी, ये जो उत्तराखंड में आपदा आई है, लोग कह रहे हैं कि साहब इको सेंसिटिव जोन का चूंकि हमने उसको इग्नोर किया, इसलिए ये जो आपदा है ये मैन मेड कैलामिटी हमने खुद बुलाई है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि ये जरूर एक मैन मेड है। ये मनुष्य के जो हमने विकास के लिए जो हम समझते हैं, हाँ। और उसके लिए जो हमने जिस तरह से हमने हिमालय के अंदर काम किया है पिछले सालों में, और किस तरह से हमने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ऊर्जा के जो प्रोजेक्ट हैं बनाए हैं, किस तरह से सड़कें बनाई गई हैं। कभी ये नहीं सोचा कि ये हिमालय का क्षेत्र है, ये इसके अंदर बहुत ध्यान से संवेदनशील क्षेत्र है, बहुत नाजुक क्षेत्र है, इसको बहुत ध्यान से इसके साथ विकास करना पड़ेगा। तो जहां मैं नहीं समझती कि इको सेंसिटिव जोन सही नोटिफिकेशन है, मैं ये जरूर समझती हूँ कि हमें हिमालय के साथ बहुत ध्यान से आगे बढ़ने की जरूरत है। और अगर नहीं करेंगे तो हमारे सामने आज बिल्कुल सामने दृश्य है कि किस तरह से आपदा आएगी और किस तरह से जानलेवा। सुनीता जी, हमारे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता बैठे हैं, देहरादून से पत्रकार बैठे हैं। उनका ये कहना है कि भाई जो स्थानीय लोग हैं, देहरादून में रहते हैं, उत्तराखंड में रहते हैं, उनके भी तो मूल अधिकार हैं, उनको भी तो विकास करने का अधिकार है। अगर हम इको सेंसिटिव जोन में जो तमाम बिंदु दिए गए हैं, अगर हम उनका ख्याल रखेंगे तो फिर उनके जो स्थानीय लोग हैं उनको विकास से क्या हम दूर रखेंगे? देखिए, मैंने बिल्कुल पहले ही आपको कह दिया कि मैं इको सेंसिटिव जोन से सहमत नहीं हूँ। हाँ। मगर मैं इतना ही कहूंगी कि जिस तरह से उत्तरांचल के नेता विकास की बात करते हैं, वो विकास नहीं कर रहे, वहाँ पर विनाश कर रहे हैं। हाँ, लालची विकास के जरिए विनाश कर रहे हैं। बिल्कुल। और मैं ये भी कहूंगी कि वो ये स्थानीय लोगों को सामने रख के कहते हैं कि लोगों का सवाल है, लोग नहीं मांग रहे हैं इसमें का विनाश, लोग नहीं मांग रहे हैं। जहां भी मेरे पत्रकार जा रहे हैं, लोग उनको स्पष्ट बता रहे हैं इतने जो बांध बने हैं उनके कारण किस तरह से सड़कें बनी हैं, सड़कों के कारण क्या क्या हालत हुई है वहाँ पर, किस तरह से लैंडस्लाइड बढ़ी है। जी जी। तो मैं अब भी यही कहूंगी कि जरूर बांध चाहिए हमें बिजली की जरूरत है, लेकिन वो प्लांट होना चाहिए ना, वो प्लांट होना चाहिए। उसके साइड इफेक्ट्स हमें कैलकुलेट करना चाहिए पहले। बिल्कुल। क्या हमें 70 बांध चाहिए? क्या हमें हर जगह एक बांध चाहिए? हाँ। हम लोग अच्छी तरह से बांध नहीं बना सकते, वो भी विकास होगा। हाँ। तो मुझे लगता है ये जो आज अंग्रेजी में जिसको क्रोकोडाइल टीयर्स कहते हैं, ये लोग रो रहे हैं कि स्थानीय लोग जी। मुझे लगता है ये हवस्ता है और कुछ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता नारायण साहिबा, समाचार प्लस से खास बातचीत करने के लिए। गोविंद पंतराजू, मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि आप भी मूल रूप से एक उत्तराखंडी हैं, आप भी मूल रूप से पहाड़ के निवासी हैं। इस वक्त भले ही आप मैं आपके पास आऊंगा,
मैं जरा गोविंद जी के पास चला जाऊं। गोविंद जी हैं, अग्रवाल साहब बैठे हैं, सबको बराबर का मौका देना है मुझे। गोविंद भाई, ये जो पूरी की पूरी आपदा है, इको सेंसिटिव जोन का एक मुद्दा है, आप एक के बाद एक हम बांध बनाए जा रहे हैं। जोन के ऑर्डिनेंस से नहीं जोड़िए। हाँ। मूल बात है प्रकृति के स्वरूप में कितनी छेड़छाड़ की गई अनुमन्य है। हाँ। मैं इको सेंसिटिव जोन की बहस में नहीं पड़ता। ठीक बात है। प्रकृति के मूल स्वरूप में कितनी छेड़छाड़ अनुमन्य है, हाँ। ये तो तय करना होगा आज हमको। डूब क्षेत्र पे कब्जा जमा लिया एक हमने। लक्ष्मण रेखा तो खींचनी होगी ना। हाँ। या कल को कोई मुख्यमंत्री आएगा, कोई सरकार आएगी जिसको कोई विदेशी कंपनी आके कान में बता देगी कि गुरु हिमालय की चोटी पर रिसोर्ट बनवा दो, भारी मुनाफा हो जाएगा, तो वो हिमालय की चोटी पर रिसोर्ट बनवाने लगेंगे और बेचने लगेंगे। और कहेंगे कि इको सेंसिटिव जोन से गरीब आदमी मर रहा है। गरीब उस रिसोर्ट में रहने जाएगा। गंगा के किनारे रिसोर्ट बना दिए गए। गंगा में रिसोर्ट का क्या काम था? वहां लोग बियर की बोतल ठंडी कर रहे हैं गंगा की धारा में। वहां मांस मुर्गा मछली बिक रहा है हरिद्वार में। ये क्या है? इससे विकास हो रहा है? गोविंद जी, अतुल जी, मुझे लगता है इस बात को जिस रूप में प्रकाश जी ने लिया, मैं उससे सहमत नहीं हूं। मुझे ये लगता है कि जो आज की जो उत्तराखंड की जो आपदा है, वो एक तरह से बहुत बड़ी चेतावनी है और एक तरह से आखिरी चेतावनी है कि हमको हिमालय के मिजाज को समझना होगा। इको सेंसिटिव जोन भी तब बनेगा जब हिमालय बचेगा, जब वहां रहने वाले लोग इस लायक रह सकेंगे कि वहां गांव बचा रहे। आज जो स्थितियां हैं, जो आपदा ने जो चेतावनी दी है, वो चेतावनी आखिरी चेतावनी के तौर पर हमको दी है। और उत्तराखंड के एक हिस्से से लेकर दूसरे हिस्से तक, मिलम वैली में जहां बिल्कुल उत्तराखंड का जो नेपाल से जुड़ा इलाका है, वहां से लेकर हिमाचल से जुड़े इलाके तक पूरे उत्तराखंड में लगभग एक जैसी स्थितियां हुई हैं। गंगोत्री में जो स्थिति है वही केदारनाथ में है, वही पिंडर घाटी में है, वही मिलम और पिथौरागढ़ की जौलजीबी और धारचूला की घाटियों में है। तो ये जो हम लोगों ने छेड़छाड़ की है, उत्तराखंड के पर्यावरण को जिस तरह से मुद्दा बनाया गया है, बहुत छोटे स्तर पर उसको देखा गया है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है और अंतिम रूप से इसको एड्रेस होना चाहिए। हिमालय जो हमारा उत्तराखंड है, कितना भूगर्भी संवेदनशील इलाका है। हाल के सालों में हमने 2-3 बड़े भूकंप वहां देखे हैं। उसके बावजूद इतने बड़े बड़े बांध बनते हैं। टिहरी बांध जब बनना शुरू हुआ था, उस वक्त उत्तराखंड के लोगों ने और जागरूक लोगों ने ये सवाल उठाया था कि क्या ये इलाका इतनी बड़े पानी के रिजर्वोयर को अपने में समाने लायक है। आज इतना बड़ा बांध बना है, उसके ठीक नीचे एक बहुत भयानक हम लोगों के एक तरह से हम बारूदी सुरंग पर टिहरी बांध बना है। आज की स्थिति में टिहरी बांध ने पानी रोक लिया। ऋषिकेश की बाढ़ काफी हद तक बच गई क्योंकि सिर्फ अलकनंदा का पानी वहां पर आया था। लेकिन टिहरी बांध जब से बनना शुरू हुआ है, तब से ही अगर हम देखें तो उत्तराखंड में आपदाओं का सिलसिला लगातार बढ़ा है। एक के बाद एक आपदाएं आई हैं। 1978 में जब पहली बार उत्तरकाशी में पहली बार हम लोगों ने बादल फटने की घटना का जिक्र सुना था, हाँ। उस समय भी वहां पर जो मनेरी बांध है उसको एक बड़ी वजह माना गया था। हाँ। जिस तरह से टनल्स का निर्माण हो रहा है, आज जिस रुद्रप्रयाग की घाटी में 2 बड़े बांध जिनका विरोध स्थानीय लोग कम से कम 5 साल से कर रहे थे और उन स्थानीय लोगों को जेल में ठूंस दिया गया था, उन ग्रामीणों को जेलों में ठूंस दिया गया था और ये कहकर कि बांध बनना ज्यादा जरूरी है। आज उन बांधों का अस्तित्व मिट गया है, उनकी टनल्स कहीं नहीं दिखाई देती हैं और कुंड के पास जो पूरा स्ट्रक्चर बना था अरबों रुपए का, वो सारा नेस्तनाबूद हो चुका है। ये कैसा विकास हम लोग कर रहे हैं, ये सवाल मुझे लगता है इस चेतावनी के बाद अंतिम रूप से यह सोचा जाना चाहिए। जिस तरह से परमाणु ऊर्जा के बारे में कहा जाता है कि ये ऊर्जा जायज है या नहीं है, इस पर एक वैश्विक विचार करने की जरूरत है। ऐसे ही उत्तराखंड के पर्यावरण को समझकर उत्तराखंड के लिए कैसा विकास होना चाहिए, क्या इस तरह के बांध बनना वहां जरूरी है, क्या इस तरह की टनल्स बनना वहां जरूरी है, क्या इस तरह से सड़क, प्रकाश जी ने कहा कि उन्होंने इतनी सड़कें बना दी, जिस तरह से सड़कों का निर्माण हुआ है स्थानीय स्तर पर, उससे बहुत भूक्षरण बढ़ा है, उससे जगह जगह भूस्खलन हो रहा है, उससे नदियों में मिट्टी आ रही है। क्या उसके लिए जो मानक हैं उन मानकों का कभी अनुपालन हुआ है? 1970 में जब यहां पर रुद्रप्रयाग के इलाके में आपदा आई थी और 1998 में दूसरी आपदा आई थी, उसके बाद एक उच्च स्तरीय कमेटी ने अपनी कुछ रिपोर्ट्स बनाई थी। उस रिपोर्ट में जो दसौली ग्राम स्वराज्य संघ है वो शामिल था और अहमदाबाद की 2 बड़ी संस्थाएं, नेशनल फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी और NAC 2 संस्थाएं उसमें शामिल थी। उसने एक रिकमेंडेशन दी थी कि जो अपर
अलकनंदा बेसिन है वो कितना सेंसिटिव है इस तरह के जो भूस्खलन है और इस तरह की स्थितियों के लिए क्या उसके लिए किया जाना चाहिए। वो रिपोर्ट कहीं धूल फांक रही है। तो न सिर्फ आज जयंती नटराजन जो कह रही है कि एक छोटी सी बात की इको सेंसिटिव जोन बनने से ऐसा हो गया और अगर उसको पालन कर लिया गया होता तो ऐसा नहीं होता, ये बिल्कुल बेशर्म झूठ है। इतना बड़ा उत्तराखंड के साथ जो कुछ